Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and enjoy my fan fictions. So let's start our fan fiction journey. ये प्लीज़ लेट मी डाई का 19 एपिसोड है. प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि वेन चाओ विंग को अपने साथ रूम में लेके गया था और वो उसे फोर्स करने की कोशिश कर रहा था. वांग जी भी उस रूम में आ चुका था और उसने जब अपने सामने का नज़ारा देखा उसका खून गुस्से से उबलने लगा था क्योंकि वेन चाओ विंग के करीब जा रहा था और विंग लगातार वेन चाओ से डर कर पीछे जाकर वेन चाओ को अपने पास ना आने के लिए बेग कर रहा था. पर वेन चाओ पूरी तरह से नशे में धुत था जिस वजह से उसे विंग का गिड़गिड़ाना नज़र ही नहीं आ रहा था. उसकी आंखों में इस वक्त विंग के लिए सिर्फ लस्ट थी और वो अपने नशे के और लस्ट के चलते बहुत बड़ी गलती कर रहा था. विंग ने जब देखा कि वेन चाओ नहीं रुक रहा है और वो लगातार उसके करीब ही आता जा रहा था, विंग को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा और उसने खुद को बचाने के लिए बिना सोचे समझे उस गैलरी से नीचे छलांग लगा दी. पर वेन चाओ ने ही विंग का हाथ होल्ड कर लिया और बाद में वांग जी तुरंत भागते हुए आया था और उसने वेन चाओ को हटाकर विंग का हाथ पकड़ लिया था. सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर. विंग ने देखा कि उसका हाथ वांग जी ने होल्ड किया हुआ है. ये फर्स्ट टाइम था आज की शाम में जब विंग और वांग जी एक दूसरे की आँखों में देख रहे थे. विंग की आँखों में आंसू थे और उसके होंठ काँप रहे थे. उसने अपने काँपती आवाज़ में कहा, प्लीज़ प्लीज़ लेट मी डाई, लीव माई हैंड, आई नीड टू डाई प्लीज़. वांग जी को विंग की ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था क्योंकि उसका प्यार, हाँ, इन 20 दिनों में वांग जी समझ चुका था कि वो विंग से प्यार करता है और अपने प्यार को आज खुद अपनी आंखों के सामने मौत की भीख मांगते हुए देखना इससे ज़्यादा दर्दनाक और कुछ नहीं था वांग जी के लिए. वांग जी विंग के हाथ पर अपनी पकड़ और भी कस रहा था और विंग ने अपने दूसरे हाथ से वांग जी के हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था. विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज़ डोंट डू दैट, लीव माई हैंड प्लीज़. पर वांग जी को ये मंजूर नहीं था. ये सब नज़ारा जब पार्टी हॉल में से बाकी सब ने देखा वो शॉक हो चुके थे. तुरंत इस शॉक से बाहर आते हुए लान सिचान और जियांग चैंग उन रूम्स की तरफ भागे. उन्हें वो रूम ढूंढने में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी क्योंकि वांग जी ने ऑलरेडी उस रूम का डोर ब्रेक कर दिया था. अब तक विंग भी वांग जी से खुद को छुड़ाते छुड़ाते अचानक अनकॉन्शियस हो चुका था और वांग जी इन सब चीज़ों से पैनिक करने लगा था. पर इससे पहले कि कुछ गलत होता, लैंसी चैन और जियांग चैंग उस रूम में आए और उन्होंने भी विंग को होल्ड कर लिया. वो तीनों मिलकर विंग को ऊपर खींचने लगे और फाइनली लंबी मशक्क़त के बाद उन तीनों ने विंग को उस रीलिंग से बालकनी में सेफली उतार ही लिया. अब वांग जी विंग को होल्ड किए हुए वही अपनी बाहों में लेकर बैठा हुआ था और जियांग चैंग भी विंग के एक साइड में बैठा हुआ था. अब तक उस रूम में हर कोई, मतलब लैन कुरैन, जियांग फेंगमियान, मैडम यू, जिन यानली, जिन जुशियान
बाकी जिन फैमिली नी फैमिली और बाकी गेस्ट भी आ चुके थे। वेन रोहान भी वहाँ मौजूद था और वो अभी अपने बेटे को कैसे भी करके यहाँ से ले जाने की कोशिश करने लगा, क्योंकि उसने देखा कि विंग की बॉडी पर खरोंचे हैं और अगर वांग जी ने एक बार वेंचाओ को पकड़ लिया तो वेंचाओ का आज बचना मुश्किल है। इसीलिए इससे पहले कि कुछ गलत हो, वो वेंचाओ को पकड़कर वहाँ से ले जाने की कोशिश करने लगा, जो नशे में पूरी तरह से धुत था और एक साइड को वांग जी के धक्का देने से गिरा हुआ था। वांग जी जब हल्का सा होश में आया और उसने विंग की तरफ देखा तो विंग की शर्ट फटी हुई थी और जिससे उसकी हल्की सी बॉडी विजिबल हो रही थी। विंग की बॉडी पर जगह जगह नेल्स के और स्क्रैच के मार्क्स थे और उसके चेहरे पर एक स्लैप का मार्क भी था। शायद विंग वेंचाओ की बात नहीं मान रहा था, जिस वजह से वेंचाओ ने विंग को स्लैप किया था। जब ये सब वांग जी ने देखा, वांग जी का खून गुस्से से खौलने लगा। उसने तुरंत अपनी जैकेट उतारी और उसे विंग को कवर कर दिया और वो वेंचाओ की तरफ पलटा। वेन रोहान अभी अपने बेटे को उठाकर वहाँ से निकलने ही वाला था कि वांग जी ने वेंचाओ को पीछे से पकड़ लिया और उसे खींचकर सीधा नीचे फेंक दिया और वो वेंचाओ को मारने लगा। वो वेंचाओ को बहुत ब्रूटली हिट कर रहा था और बाकी जियांग चैंग और लैन सिचैन सिर्फ विंग को देख रहे थे और उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे। वांग जी को बहुत से लोग रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर वहाँ हर कोई वांग जी से डर भी रहा था, क्योंकि वांग जी की आंखों में हर किसी को खून नज़र आ रहा था और वो एक माफिया किंग था, जिस वजह से वांग जी को रोकना हर किसी के बस की बात भी नहीं थी। इनफैक्ट वांग जी को टच करना भी उस इंसान को की मौत का बुलावा था। सो हर कोई वांग जी को बस रुकने के लिए कह रहा था, पर उसके पास जाकर उसे होल्ड करने की हिम्मत कोई भी नहीं कर पा रहा था। वेन रोहान वांग जी को वेंचाओ से दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी अपने गुस्से में पागल हो चुका था। वेन रोहान ने जब देखा कि उसकी लाख कोशिशों के बाद भी वो वेंचाओ को वांग जी से नहीं छुड़ा पा रहा है, वो सीधा सिचैन के पास गया और उसने सिचैन से हेल्प मांगी। सिचैन ने वेन रोहान को देखा और कहा, मैंने कहा था कि अगर विंग को खरोच भी आई तो मैं अपने भाई को नहीं रोकूंगा, और ये वादा मैंने सिर्फ आपसे नहीं मेरे भाई से भी किया था, तो मैं वांग जी को नहीं रोकूंगा। इतना बोलकर सिचैन ने वेन रोहान से अपना मुंह फेर लिया और वो फिर से विंग की तरफ देखने लगा। अब वेन रोहान लैन कुरैन की तरफ गए और उनके कदमों में गिरकर अपने बेटे की जान की भीख मांगने लगे। लैन कुरैन ने कुछ देर तो वेंचाओ को मार खाने दी, पर कुछ देर बाद जब लैन कुरैन ने नोटिस किया कि वांग जी अपने गुस्से में पागल हो चुका है और वो बिल्कुल भी वेंचाओ को छोड़ने की कंडीशन में नहीं है, लैन कुरैन ने सिचैन को आवाज़ लगाई और इशारा किया। लैन कुरैन के इशारा को पाकर लैन सिचैन ना चाहते हुए भी अपनी जगह से खड़े हो गए और वो वांग जी की तरफ गए। वांग जी अभी भी वेंचाओ को हिट कर रहा था, जिससे शायद वेंचाओ अनकॉन्शियस भी हो चुका था। लैन सिचैन ने वांग जी को रोकने की कोशिश की, पर वांग जी उनके भी बस में नहीं आ रहा था। लैन सिचैन ने वांग जी की
कॉलर को टाइटली होल्ड किया पीछे से ही और उसे अपनी तरफ खींचा और उसके चेहरे पर एक ज़ोरदार स्लैप लगाया, जिससे वहाँ खड़ा हर एक इंसान शॉक हो गया था। पर वांग जी की आंखों में अभी भी गुस्सा था और उसने लैन सिचैन को इग्नोर करते हुए सीधा वेंचाओ की तरफ वो फिर से बढ़ने लगा। लैन सिचैन ने वांग जी का हाथ पकड़ा और उसे विंग की तरफ ढकेलते हुए कहा, अभी विंग को तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है, सो उसे देखो, इसे हम बाद में देख लेंगे। लैन सिचैन की बात सुनते ही वांग जी ने तुरंत विंग की तरफ देखा, जो अभी भी अनकॉन्शियसली जियांग चैंग की बाहों में लेटा हुआ था। वांग जी तुरंत विंग की तरफ आया और उसने फिर से विंग के ऊपर जो अपना ब्लेज़र उड़ाया हुआ था उसे ठीक किया और विंग को अपनी बाहों में टाइटली और सेफली होल्ड कर लिया। वो तुरंत बाहर की तरफ जाने लगा, जिसके पीछे लान सिचैन और नी हुसैन भी भागते हुए गए। नी मिंजू, जियांग चैंग, जियांग फैंगमियान, जिन यानली, जिन जुशान, मैडम यू और लैन सिचैन, लैन कुरैन भी वांग जी के पीछे भागते हुए गए। लैन सिचैन और नी हुसैन वांग जी के आगे गए और उन दोनों ने तुरंत कार को अनलॉक किया और कार का डोर ओपन किया। वांग जी ने विंग को कार की बैक साइड पे लेटा दिया और लैन सिचैन और नी हुसैन कार की फ्रंट सीट पर बैठ गए। लैन सिचैन ड्राइव कर रहे थे और नी हुसैन ने लैन मेंशन में डॉक्टर्स की एक टीम को भेजने के लिए कह दिया। लगातार आधे घंटे के ड्राइव के बाद वो सब लैन मेंशन पहुँचे। वांग जी ने विंग को होल्ड किया फिर से अपनी बाहों में और वो अपने रूम की तरफ भागने लगा। डॉक्टर की एक टीम ऑलरेडी वहाँ मौजूद थी और वो भी वांग जी के पीछे ही विंग के लिए भागने लगे। वांग जी ने विंग को अपने रूम में लाया और उसे केयरफुली और बहुत ही ध्यान से बेड पर लेटा दिया और तुरंत उसकी बॉडी पर कंबल उड़ा दिया। डॉक्टर की पूरी टीम विंग के इर्द गिर्द आ गई और उसे चेक करने लगी। बाकी डॉक्टर्स ने जो लोग विंग के और वांग जी के पीछे आए थे उन्हें रूम से बाहर जाने के लिए कह दिया। डॉक्टर्स तो वांग जी को भी रूम से बाहर निकालना चाहते थे, पर वांग जी ने जिद करते हुए और अपनी डेडली लुक से डॉक्टर्स को घूरते हुए वो वही रुक गया और विंग के हाथ पकड़ के वही उसके पास बैठा रहा। करीबन आधे से 1 घंटे के चेकअप के बाद डॉक्टर्स बाहर आए। वांग जी भी उन डॉक्टर्स के पीछे बाहर आ गया। अब वो सब लिविंग हॉल में खड़े थे। वहाँ हर कोई मौजूद था और विंग के लिए वरीड था। डॉक्टर्स ने एक गहरी सांस ली और उनमें से एक सीनियर डॉक्टर आगे आया जिसने विंग का ऑपरेशन किया था। उसने एक आह भरी और बताना शुरू किया। वो डर रहा था क्योंकि वांग जी ने पूरे टाइम उन सबको घूर कर या उन सबको डरा कर रखा था। वांग जी कंटिन्यूडली डॉक्टर को घूर रहा था जब वो विंग को टच कर रहे थे, जिससे वो हर कोई डॉक्टर ऑलरेडी डरा हुआ था। वो लिविंग हॉल में अब विंग की कंडीशन एक्सप्लेन करने लगे। उस डॉक्टर ने कहा कि विंग की कंडीशन पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। शायद विंग ने अपना प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं किया, जिस वजह से उनकी बॉडी वीक हो चुकी है और विंग को जो ब्लड डोनेट किया गया उस ब्लड ने भी अभी तक
पूरी तरह से विंग की बॉडी को एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब विंग की बॉडी ने उस ब्लड को एक्सेप्ट नहीं किया, जिस वजह से विंग की कंडीशन और भी ख़राब हो चुकी है। जो ऑपरेशन हुआ था उसकी स्टिचेस तो विंग की नहीं खुली, पर शायद विंग और भी ज़्यादा पहले से वीक हो चुका है। उसे बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है और उसे एक प्रॉपर डाइट की ज़रूरत है, वरना इससे पहले कि आगे कुछ कह पाता डॉक्टर वही शांत हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी आगे की लाइन शायद उन्हें ही उस लाइन का मतलब बता दे। मतलब डॉक्टर ये कहने वाले थे कि विंग मर सकता है, पर वो जानते थे कि जब पिछली बार उन्होंने ये लाइन कही थी तो वांग जी का जवाब क्या था। वांग जी ने डॉक्टर से कहा था कि वो उन्हीं की लाशें बिछा देगा, जिस वजह से डॉक्टर ने आगे की लाइन कहना सही नहीं समझा और वो चुप होकर अपनी हेड को नीचे कर लिया। ये सब सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था, क्योंकि वांग जी ने भी नोटिस किया था कि विंग पहले से भी ज़्यादा पेल और दुबला पतला हो चुका है। डॉक्टर्स ने आगे कहा कि उन्हें एक हेल्दी इन्वायरमेंट की ज़रूरत है और उन्हें इमोशनल और मेंटल सपोर्ट की भी ज़रूरत है। वांग जी ने आगे आया और डॉक्टर से कहा, क्या वो सुसाइड करने की कोशिश कर सकता है। ये सब सुनकर वहाँ हर कोई हैरान था, क्योंकि विंग ने सुसाइड करने की कोशिश कब की। सबको वहाँ देखने से यही लगा था कि हो सकता है या तो वेंचाओ ने विंग को धक्का दिया या छीना झपटी में या फोर्स करने की कोशिश में विंग ही नीचे गिर गया। पर किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि विंग खुद से कूदा था। डॉक्टर भी ये सवाल सुनकर हल्का सा शॉक हो गए और वो वांग जी की तरफ एक क्वेश्चनिंग लुक से देखने लग गए। वांग जी ने एक गहरी सांस भरी और उसने कहा, वेंचाओ ने विंग को नहीं गिराया था, विंग खुद अपनी मर्जी से कूद गया था, क्योंकि वेंचाओ लगातार विंग के करीब जा रहा था और विंग मना कर रहा था वेंचाओ को खुद के करीब आने से। जब विंग ने देखा कि वेंचाओ मान ही नहीं रहा तो वो कूद गया। ये सुनकर वह हर कोई शॉक हो चुका था। मतलब वेंचाओ ने नहीं, विंग खुद से जाकर कूदा था। आगे की बात सुनकर हर कोई हैरान हो चुका था। मतलब ऐसा भी कुछ हो सकता है। वांग जी ने आगे की बात कंटिन्यू रखते हुए कहा और विंग खुद मेरा हाथ छुड़ाना चाहता था और वो मुझसे बेग कर रहा था अपनी मौत के लिए। जियांग चैंग आगे आया और उसने कहा, व्हाट? मतलब विंग खुद मरना चाहता था। वांग जी ने ना चाहते हुए भी अपने हेड को नोट किया और कहा, विंग खुद मुझसे अपना हाथ छुड़ाना चाहता था और बाद में पता नहीं उसे क्या हुआ और वो अनकॉन्शियस हो गया। ये सुनकर डॉक्टर्स ने कहा, आपने बताया कि विंग को फोर्स करने की कोशिश कर रहे थे। वांग जी ने अपना हेड नोट किया। तब डॉक्टर ने कहा, विंग की मेंटल कंडीशन शायद सही नहीं है, जिस वजह से जब विंग ने देखा कि उसके साथ ये सब हो रहा है, वो सहन नहीं कर पाया और उसने सीधा खुद को ख़त्म करने की शायद कोशिश की। और हो सकता है कि विंग आगे भी ये करे। उसकी मेंटल कंडीशन स्टेबल करना ज़रूरी है, वरना विंग खुद की जान लेने की कोशिश कर सकता है। ये सुनकर वहाँ हर कोई शॉक हो चुका था। मतलब विंग खुद को बचाने के लिए नहीं, अब नॉर्मली भी सुसाइड कर सकता है। वहाँ कोई भी इन सब चीज़ों को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा था। मतलब सबको लगा था कि वेंचाओ के हाथ से विंग गिरा
अब सबको अचानक पता चल रहा था कि विंग खुद कूदा, फिर वो वांगजी से भी अपना हाथ छुड़ाना चाहता था। मतलब हर कोई सोच रहा था कि विंग उस कंडीशन में सोच क्या रहा होगा कि उसने इतना बड़ा फैसला लिया, और वो सीधा बिल्डिंग से कूदने की कोशिश करने लगा और वांगजी से भी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा। डॉक्टर ने कहा विंग का बहुत ख्याल रखना होगा और उसे स्टेबल करना होगा, उसके अंदर जो डर और इनसिक्योरिटीज़ है उन्हें निकालना होगा और उसे खुश रखना होगा, वरना वो अपनी लाइफ के साथ कुछ भी कर सकता है। और हाल फिलहाल में विंग को अकेला छोड़ना रिस्की होगा, सो बेटर होगा कि कोई तो भी एक पर्सन तो भी विंग के साथ 24 आवर्स रहे ही, वरना विंग खुद को जब भी अकेला देखेगा, हो सकता है उस ट्रॉमा की वजह से या इन सब चीज़ों की वजह से विंग खुद को ही ख़त्म करने की कोशिश करे। तो बेटर रहेगा कि विंग के साथ हर 24 घंटे एक पर्सन रहे। इस बात पर हर किसी ने नोट किया और वांगजी तो तुरंत विंग की रूम की तरफ भागने लगा। डॉक्टर्स वहाँ से चले गए और हर कोई वांगजी के पीछे ही विंग को देखने आ गया। सबने देखा कि वांगजी विंग का हाथ होल्ड किए उसके बेड के पास ही नीचे बैठा हुआ है और वो विंग को देख रहा है। वांगजी ने एक बार विंग को देखा और अपनी आंखें बंद की। उसके सामने विंग का वही रोता हुआ फेस और मौत के लिए बेग करना, वो सब वांगजी को बहुत दर्द दे रहा था। वांगजी ने अपनी आंखों को टाइटली बंद कर रखा था और अचानक उसने अपनी आंखें खोली और विंग की तरफ देखा। वांगजी ने विंग से एक सॉफ्ट ट्यून में कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक चीयरफुल इंसान को इस हद तक लाके खड़ा कर दूंगा कि आज वो इंसान मुझसे ही अपने मौत की भीख मांग रहा होगा। तुम जानते हो मैं एक माफिया हूँ, जानते होगे ना। मैंने आज तक बहुतों को अपने सामने गिड़गिड़ाते हुए देखा है, बहुतों को टॉर्चर करके मारा है, बहुतों को बहुत ज़्यादा दर्दनाक मौत दी है, पर बिलीव मी, आज जब मैंने तुम्हें अपने सामने अपने मौत की भीख मांगते हुए देखा ना, बहुत दर्द हो रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस इंसान से मैं प्यार करता होगा वो इंसान मुझसे मरने की भीख मांगेगा। मैं तो शायद तुम्हें पूरी दुनिया की क्या खुद की खुशी भी नहीं दे पाया। तुम्हें आज इस कंडीशन में पहुंचा चुका हूँ कि तुम खुद मरने के लिए डेस्परेट हो। पर डोंट वरी, बस एक और बार तुम्हें रोना होगा और उसके बाद आई प्रॉमिस यू, इस दुनिया की कोई भी चीज़ तुम्हें रुला नहीं सकती। ये लान वांगजी तुमसे वादा करता है, ये खुद मरेगा लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने देगा, तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा मैं। और अब मैं तुम्हें खुद से एक पल के लिए भी दूर नहीं होने दूंगा। बिलीव मी विंग, मैं अपनी सारी गलतियों पर बहुत रिग्रेट कर चुका हूँ, बहुत गिल्टी हूँ, पर अब तुम मेरी लाइफ बनोगे। तुम जो चाहोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। दुनिया की सारी खुशियाँ अब तुम्हारे कदमों में होंगे। बस एक और बार शायद मुझे तुम्हें हर्ट करना पड़े, पर उसके बाद तुम सिर्फ मेरे होगे। तुम लान वांगजी की प्रॉपर्टी नहीं, उसका प्यार बनकर उसके साथ रहोगे। बिलीव मी, वो कॉन्ट्रैक्ट बहुत जल्द एंड होगा और हम दोनों में एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा जिसमें लाइफ टाइम तुम चाहो तो मैं तुम्हारा गुलाम बनने के लिए रेडी रहूँगा। डोंट वरी माय ओमेगा। हर कोई ये बात सुनकर लिटरली शॉक हो चुका था। मतलब वांगजी को इससे पहले
इतनी प्यारी बातें करते हुए किसी ने नहीं देखा था। और वांग जी की आंखों का वो गिल्ट, उसके आंखों में जो आंसू भरे हुए थे, एक माफिया किंग, एक हार्टलेस माफिया किंग का ऐसा एक ओमेगा के सामने गिड़गिड़ाना और ये कहना कि वो उसका गुलाम बन के रहेगा, ये वहाँ हर किसी के लिए शॉकिंग था। खासकर लैन सिचन और लैन कुरैन भी ये सुनकर शॉक हो चुके थे। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.